बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज तक के लिए। यह मौका गमगीन है आपके लिए भी, शिवसैनिकों के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो बाला साहब ठाकरे से इत्तेफाक रखते थे। आज आप इस मौके को किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि मैं बहुत ही स्वयं शोक संतप्त हूं और मैं अपनी संवेदना उद्धव ठाकरे जी और पूरे परिवार को आज तक के माध्यम से दोबारा भेजता हूं। आज जो मैंने दिन भर देखा टीवी में और जिस तरह से व्यापक कवरेज हुआ आपके चैनल के द्वारा हुआ, अभिषेक जी देखिए, एक हम लोग बहस करते हैं मास लीडर की। मास लीडर कौन है कौन नहीं है, इसको लेकर काफी चर्चा होती है। लेकिन अगर मैं आप ही लोग की बात को रखूं, लगभग 20-22 लाख लोग आज सड़कों पर थे मुंबई में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, सिर्फ उस व्यक्ति महान नेता के प्रति श्रद्धा सुमन को लेकर खड़े थे। तो यह होती है सही मास नेता की पहचान। और बाला साहब ठाकरे ने अपने महाप्रयाण में उन लोगों को शायद एक उत्तर देने की कोशिश की है जो उनकी राजनीति को सेक्टेरियन बताया करते थे कि नहीं, जो मैंने स्टैंड लिया एंटी कांग्रेस या महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा की या देश स्तर पर कांग्रेस के एंटी कांग्रेसवाद का एक जो उन्होंने स्थान लिया था, वो कभी चर्चा बाद में करेंगे। आज जो मैं उनको दूसरी बात देखता हूं अभिषेक जी, कि जहां राजनीति में छोटे छोटे कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी होती है, वहां पर बाला साहब चाहते तो महाराष्ट्र ऐसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, कोई भी बड़ा से बड़ा विभाग मांगते उनको मिलता जी, लेकिन सत्ता से बिल्कुल निरपेक्ष रहे स्वयं के लिए जी। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी है, जिसको आज बहुत ही विनम्रता से याद करने की जरूरत है। रविशंकर जी, आप मानेंगे कि बाला साहब ठाकरे का उदय सही मायने में आम जनता का जो मोहभंग गवर्नेंस से हो जाता है, क्योंकि अक्सर उनके लिए जिन जुमलों का इस्तेमाल किया जाता था, एक समानांतर शक्ति केंद्र। अब आम इंसान एक समानांतर शक्ति केंद्र की तरफ तभी बढ़ता है जब उसका गवर्नेंस से मोहभंग हो जाता है। तो सही मायनों में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर उदय हुआ है और आज उनका यह मुकाम जो हम देख रहे हैं शिवाजी पार्क में इस जबरदस्त हुजूम के जरिए, वो गवर्नेंस से आम इंसान का मोहभंग ही है। देखिए, मैं थोड़ा आपको इसको इतिहास में अगर ले जाने की कोशिश करूं कि याद करिए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत रही हैं। और अभिषेक जी, अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति के छात्र के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो 1977 में जब इंदिरा जी और कांग्रेस आई का पूरे उत्तर भारत में सफाया हुआ था, फिर भी महाराष्ट्र में वो बहुत जीती थी। वहां पर एक वैकल्पिक ध्रुव के रूप में अपनी पार्टी को, अपने विचारों को खड़ा करना, और सही कहा आपने, जो महाराष्ट्र में चल रहा था लोगों का मोहभंग था कहीं ना कहीं, तभी तो लोग उनके पास जुड़े। लेकिन उसको कोई समानांतर सत्ता केंद्र के रूप में देखना यह उचित नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा की, एक विकल्प खड़ा किया और अपने कन्विक्शन के साथ बहुत ही बहादुरी से रहे। मैं उनको उस रूप में देखना चाहूंगा। बिल्कुल। रविशंकर जी, हम एक आम शिवसैनिक का जो मुंह बाला साहब ठाकरे से देखते रहे हैं, बीजेपी का भी एक काडर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, मेरे ख्याल से उन पर भी लगातार बाला साहब ठाकरे का असर पड़ता रहा, जो उनका वर्चस्व था, उनका जो एक कद रहा है राजनीति में। क्या कहेंगे आप? अभिषेक जी, मैं आपको इससे एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि उनका क्या कद रहा है और क्या असर रहा है बीजेपी के लोगों पर। आपको याद होगा, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जब गोली खा करके अस्पताल में पड़े हुए थे और बाद में वो चले गए कोमा में और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण उनका अंत हो गया, तो बाला साहब ठाकरे उनको देखने गए थे और उन्होंने 2 शब्द कहे, प्रमोद उठ। मैं बाला साहब मराठी में, प्रमोद उठ। और स्वाभाविक रूप से सबों की आंखें गमगीन हो गई। अब आप प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र के हमारे सबसे बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही प्रमुख नेता थे, और प्रमोद महाजन जी से इस भावनात्मक रूप से बात करना उस कठिन परिस्थिति में, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अभिषेक जी कि भाजपा के भी कार्यकर्ताओं से उनकी क्या अंतरंगता थी। आज मैं अपने आपको व्यक्तिगत बात बताऊं, और चूंकि आज तक का विषय है इसलिए मैं बताने की धृष्टा कर रहा हूं, क्षमा करेंगे। एक बार जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री था तो हम लोग उनसे मिलने गए, वो टीवी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स के बारे में थोड़ा कई उनके विचारों का अंतर था, तो अटल जी अडवाणी जी ने कहा तुम जाओ बाला साहब जी के पास और उनको समझाओ। 1-2 घंटे बैठक हुई, सब विषय चर्चा हुई, कुछ उनका डिफरेंसेस था, मैंने कहा उसको मैं जरूर विचार करूंगा।
फिर उन्होंने कहा तुम बिहार से आते हो, फिर उन्होंने बिहार में जेपी को याद किया, राजेंद्र बाबू को याद किया, आज तुम्हारा बिहार कहां चला गया, तो काफी देर बात करते रहे। अब मैं स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता थे, मैं बहुत ही एक प्रकार से आदर से और कुछ और से उनकी बातें सुन रहा था। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझे एक बात कही, गुड बॉय। अब आप समझिए अभिषार जी, मैं उसको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। उस समय मैं स्वाभाविक है बहुत तरुण था, आज से 9 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, लेकिन जो उनका तरीका था ना, ये जो आज मैं भी उनकी कमी महसूस कर रहा हूं, तो जो शिव सैनिक उनसे रोज सरोकार रहा है, उसका क्या असर होगा, उस पर क्या असर होगा। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री भी है। विनोद जी, जिस बात का जिक्र यहां रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, बिल्कुल कुछ अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब वो अमिताभ बच्चन से मिलने गए थे और अमिताभ बच्चन को उन्होंने एक कार्टून पेश किया था कि तुमने यमराज पर जीत हासिल की है। इस शख्सियत के चेहरे का जो वो एक स्वाभाविक लहजा था, प्रमोद महाजन का भी इस तरह से जिक्र रविशंकर जी ने किया, वो हमें यहां पर भी दिखाई देता है। नहीं, वो निश्चित रूप से रविशंकर जी का अनुभव बहुत अच्छा है। वो उनके अंदर बड़ी आत्मीयता थी, क्योंकि मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला कभी उनसे मिलने का, बाला साहब जी से, लेकिन जो लोग मिले और उनसे जो मुझे बताते हैं, बहुत सारे लोग मुंबई में हमारे दोस्त हैं, राजनीति के लोग भी हैं, निश्चित रूप से वही मैं आपसे कह रहा था कि उनकी जो राजनीति, आक्रामक राजनीति थी, वो एक अलग थी, और उनका जो निजी व्यवहार था लोगों के प्रति, वो दूसरा था। उसमें बड़े सहज थे, वो बड़े मृदु थे और बड़े ही आत्मीय हो जाते थे, जैसा लोग बताते हैं। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस में कई बार वो निकल जाते थे, और जो उनकी हम उम्र के लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, उनके साथ वो मराठी में अपनी बिल्कुल लोकल डायलेक्ट में बात करके उनसे करते थे। इस तरह के तमाम किस्से उनके बारे में हैं। और निश्चित रूप से आज जब वो मतलब उनका अंतिम संस्कार हो गया और पंचतत्व में विलीन हो गए, तो जो लोग उनके साथ रहे हैं, जिनका उनसे 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से साथ रहा है, वो शिव सैनिक, उनके साथ जिन लोगों ने मिलकर शिवसेना की स्थापना की थी, वो बुजुर्ग लोग, उनके हम उम्र लोग, निश्चित रूप से उनको मिस करेंगे, उनको याद करेंगे। तो उनके लिए बड़ा भावुक क्षण है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ये समय बाला साहब की स्मृतियां जो है उनको याद करने का है, उनकी आलोचना या उनकी उसका नहीं है, क्योंकि ये मीमांसाएं, विश्लेषण राजनीति के बाद में होते रहेंगे। उसके लिए बहुत समय है, और अब राजनीतिक और हमने उनके जीवन काल में किए भी, मीडिया ने भी विवेचनाएं की, आलोचनाएं की, हम सब ने की, और उनका विरोध भी किया जहां लगता था कि करना चाहिए। लेकिन आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से उनका जो निजी जीवन था, उनके जो सकारात्मक पक्ष थे जीवन के, उसको याद करने का समय है। बिल्कुल रविशंकर जी, आप मानेंगे कि इस शख्स ने, हम देख सकते हैं कितने गमगीन चेहरे हैं, आंखों में आंखें नम हैं इस वक्त, इस शख्स का जो प्रभाव अपने कार्यकर्ताओं पर था, क्योंकि एक पर्सनल लिंक था। आपने बताया जिस तरह से उनका प्रमोद महाजन से जिस तरह से उन्होंने कहा, ये एक स्वाभाविक लहजा उनका अपने तमाम फॉलोअर्स, उनके कार्यकर्ताओं के साथ रहा, और यही वजह है कि वो इस तरह से घर कर पाए उनके दिल में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और आज के दिन अगर मैं उनको थोड़ा सा सकारात्मक रूप से अपनी श्रद्धांजलि दूं, तो ये राजनीति में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का रिश्ता रखें। टीवी की बातचीत, अखबारों के स्टेटमेंट, पब्लिक भाषण अपनी जगह होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में सार्थक हृदय में उनके जगह बनाने के लिए अभिषार जी काफी मेहनत करनी पड़ती है। और रविशंकर जी, मेहनत सिर्फ ओकेजनल हालचाल पूछने से नहीं आता, बिल्कुल आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। रविशंकर जी, बार बार ये बात कही जाती है बाला साहब ठाकरे के बारे में, जावेद मियादाद, चलिए रविशंकर जी संभवतः हमारा संपर्क टूट चुका है, उनसे हम बात करेंगे। यहां आपको लाना चाहूंगा मैं अनिल, बार बार कहा जाता है, जावेद मियादाद ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप मीडिया परसेप्शन छोड़ दीजिए, आप उन्हें पर्सनली जानिए। मैं जानना चाहता हूं पर्सनली और एक पब्लिक परसेप्शन में फर्क क्यों था? मुझे लगता है ये शायद मीडिया ने उनके ऊपर जो अन्याय किया है, वो जो बात मैं कह रहा था वही है कि पब्लिक परसेप्शन और पर्सनल रिलेशन उनके जो थे उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। ये ठीक है कि उन्होंने राजनीति के लिए कुछ स्टेटमेंट किए, कुछ उनका एक स्टैंड रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पर्सनल रिलेशन थे वो सिर्फ उनका कुछ उसमें स्वार्थ था, ऐसे कुछ बात नहीं थी। उन्होंने जो किया वो दिल से किया, उन्होंने जो किया वो अच्छी तरीके से किया। कि उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये जो लोग कल और आज जो मीडिया जो बोल रही है, जो बहस हो रही है न्यूज़ चैनलों पे, ये अगर पहले हो जाती, 10-15 साल से पहले ये हो जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता।
नहीं, बट विनोद जी, आप क्या इस तर्क को जायज मानते हैं? खैर, जैसे हमने कहा, यह मौका नहीं है उस आलोचना को करने का, मगर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन आपकी एक्शन से भी बनता है। हम 1992-93 की बात करें तो ये तमाम मुझे लगता है फ्लैश पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये बहस, ये विवाद पैदा हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि जो छवि उनकी मीडिया, ये कहना गलत है कि मीडिया ने उनकी कोई छवि बनाई। ऐसा है कि मीडिया 19 का 20 तो कर सकता है, लेकिन 10 का 21 नहीं कर सकता जी। कि आप हो, ये वो छवि खुद बनाना भी बनाए रखना चाहते थे। वो हिंदू, वो बनाए रखना चाहते थे। मराठी मानुष की छवि उन्होंने अपनी बनाई, मराठी अस्मिता की छवि बना के उन्होंने पहले तमिल, दक्षिण भारतीयों, गुजरातियों के विरोध की राजनीति की। उसके बाद फिर उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई। तो वो एक आक्रामक छवि, फिर राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, युग राष्ट्रवादी छवि बनाई मीडिया। और उसके बारे में अपॉलोजेटिक नहीं थे। विनोद जी हमारे साथ रविशंकर प्रसाद फिर जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं पर्सनली, जैसे जावेद मियांदाद ने भी कहा था कि ये मीडिया परसेप्शन है उनके बारे में, जो अक्सर कहा जाता है बहुत अग्रेसिव छवि के थे। पर्सनली जब लोग उनसे मिलते तो एक बिल्कुल अलग रुख होता था। इसकी वजह आप क्या देखते हैं रविशंकर जी? देखिए, आपको बताऊं, राजनीति में जो एक पोजीशन होती है उसका एक आर्टिकुलेशन होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप पर देखिए, मैं आपको उस व्यक्ति के कुछ गुणों के बारे में बताऊं। अभी अखबारों में एक खबर आई थी, आपने देखा होगा, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के डिफरेंसेस, उनके मतभेद तो जग जाहिर हैं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए, तो बाला साहब ने सबसे पहले फोन किसको किया? राज ठाकरे को। मराठी में कहा, तू कहां है? तो अस्पताल पहुंच, और तुरंत वो दूर थे, अस्पताल आए। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे बिस्मिल्लाह खां का एक बहुत बड़ा छपा है कि उनका कार्यक्रम हुआ, वो नहीं आ पाए थे, उन्होंने अपने पड़ोस में बांद्रा में, कलानगर में उनके लिए कार्यक्रम कराया, सारे अपने दोस्तों को बुलाया, बिस्मिल्लाह खां को उन्होंने शुभकामनाएं दी। वो कला के व्यक्ति थे, और देखिए जो उनके हाथ में जो एक कला की प्रतिभा थी, कार्टूनिस्ट के रूप में, संगीत के प्रेमी के रूप में। आज अमिताभ बच्चन उतनी भीड़ में अगर वहां पर उपस्थित हैं या बाकी लोग हैं, तो ये कुछ इस कारण से नहीं कि हमें जाना चाहिए एक परफॉर्मा कंप्लायंस के लिए, शायद दिल में लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। एक बात, आज जब मैं आज तक चैनल पर हुआ, विशाल जी आप देश के एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, बाला साहब से किसी पत्रकार ने कोई भी कड़े से कड़े सवाल पूछे तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा नो कमेंट्स। बिल्कुल। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। ये जो करेज ऑफ कन्विक्शन है ना, देखिए राजनीति में बहुत जरूरी है। जो मैं बता रहा था कि उनको अपने ऊपर विश्वास था, अपनी। मगर रविशंकर जी, क्या उन्हें राजनेता कहना भी सही है? वो तो राजनेता भी नहीं थे मेरे ख्याल से। वो मेरे ख्याल से जो उनकी सोच थी, जो हमारे पारंपरिक सोच होती है पॉलिटिशियंस की, उससे बिल्कुल भिन्न थी। तो क्या उन्हें हम पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं? नहीं, देखिए, वो राजनीति में थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसको गाइड करते थे, तो पारंपरिक रूप में तो उनको आप एक राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। लेकिन जो जिस बात से मैंने अपनी चर्चा शुरू की विशाल जी, जननेता क्या होता है? राजनेता के लिए सबसे बड़ी पहचान है उसको जननेता होना चाहिए। देखिए, मैं बिहार से लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में रहा हूं, जेल गया हूं। मुझे याद है जब जेपी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो अपने आप जनता आती गई। वो व्यक्ति तो किसी पद पे नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री का पद मिला था, राष्ट्रपति की चर्चा हुई थी, किसी पर नहीं गए थे। तो हिंदुस्तान की राजनीति में अभिषाद जी, जननेता कम हो रहे हैं। राजनेता, आप कुर्सी पर चले गए तो राजनेता आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन की आस्था बहुत जरूरी है। और जन की आस्था कल्टीवेट नहीं की जाती, जन की आस्था स्वयं स्फूर्त होती है आपके आचरण से, आपके करेज ऑफ कन्विक्शन से और आपके कमिटमेंट से। आप एक बहुत दिलचस्प बात की पॉलिटिक्स पर भी जी बोलिए बोलिए। बाला साहब की पॉलिटिक्स पर मैं चर्चा नहीं कर बाला साहब की पॉलिटिक्स पर भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी मैं एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विद्यार्थी के रूप में, एक सक्रिय एक्टिविस्ट के रूप में, मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि बाला साहब के आज के महाप्रयाण में जो अभिभूत, स्वयं स्फूर्त जन की त्रासदी देखी गई, आंखों में आंसू देखे गए, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आए, तो जहां हजारों को जुटाने के लिए आज की राजनीति में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वहां लाखों स्वयं चलकर आए। अभिषार जी,
यही जन नेता की सार्थक पहचान है। एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है ये रविशंकर प्रसाद जी, कि एक तरफ हम कहते हैं बाला साहब ठाकरे के जाने से जन नेता का जो कॉन्सेप्ट है, एक जन नेता कम हो गया, मगर दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर लगातार उन पर प्रश्न भी किए जाते रहे, उनको बेनेवोलेंट डिक्टेटर जैसे जुमलों से नवाजा जाता गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प, मैं कहूंगा, विरोधाभास है बाला साहब ठाकरे के बारे में। रविशंकर जी, देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह भी एक शब्दों की नुमाइश है, एन एग्जीबिशन ऑफ फ्रेजेस। अभिशार बाबू, देश के बड़ी पार्टियों में डिक्टेटरशिप नहीं है क्या फैमिली की? माफ करिए आप, जो आज पावर में है वहां पर अंतिम वाक्य किसका है और उसको मानना ही है रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा नहीं है क्या? ये नाइंसाफी है उनके बारे में सोचने के लिए। उसकी चर्चा छोड़िए, अभी आज वो गए हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छी चर्चा करें। लेकिन एक बात आप समझिए, जिसके लिए मैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मेरा उनसे डिफरेंस हो सकता है, आपका हो सकता है, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन के मामले में उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैं मानता हूं। उनको लगा इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है। यह बताइए, उन्होंने कभी भी उस पर अपनी राय बदली क्या? और कभी उसका असर उनके चुनावी उस पर पड़ा क्या? देखिए, मैं बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। अभी मैं हाल की बात बता रहा हूं। हमारे उनके रिश्ते 30 साल अधिक पुराने थे हमारी पार्टी के साथ। अगर राष्ट्रपति जी का चुनाव था तो उन्होंने प्रणब बाबू को सपोर्ट करने का निर्णय किया, उसका हमारे पर असर नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, प्रणब बाबू ठीक है, उनके अनुभव के कारण मैं सपोर्ट करूंगा, ये कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है, ये प्रणब बाबू का सपोर्ट है। अब इसको पब्लिकली ओन अप करना, यह बहुत बड़ी बात है, और उससे हमारे आपके रिश्तों में कोई खटास नहीं आएगी और नहीं आई। तो हिंदुस्तान की राजनीति में उनके कई आचरण को मैं बहुत ही रिफ्रेशिंग देखता हूं, अगर मैं एक इसको पारंपरिक राजनेता के निगाह से। अनिल जोशी, आप सामना में काम कर चुके हैं। अनिल जोशी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, अनिल, जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं यहां पर, वो कन्विक्शन आती कहां से है? वो सोच, यानी कि मैं कायम रहूंगा अपनी सोच पर, चाहे इसकी मुझे कोई भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े, वो कहां से आई थी बाला साहब ठाकरे के लहजे में? अनिल, इसके बारे में एक तर्क ये भी हो सकता है कि बाला साहब के जो पिता थे प्रबोधनकार, वो भी इसी स्टाइल के थे। वो जो बोलते थे वो करते थे, वो किसी का मुलाहिजा नहीं रखते थे। तो शायद जैसे प्रबोधनकार थे वैसे ही बाला साहब, और बाला साहब ने पूरी जिंदगी में एक तय किया था कि जो कुछ करना है, जो कुछ बोलना है वो करेंगे। वो कुछ मीन्स उनको ये था कि जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल। विनोद जी? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो जन नेता, जैसे रविशंकर जी कह रहे थे, जन नेता थे, निश्चित रूप से कोई शक नहीं है, उनसे सहमति अपनी जगह है, लेकिन वो जन नेता थे, इसमें कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जन नेता जो भी होता है, जो लोगों के भावनाओं में और हृदय को कमांड करता है, वो कई बार वो अफोर्ड कर सकता है ये करना कि वो ऐसे फैसले ले कि लोगों को लगे ये क्या कर रहा है। वो पाकिस्तानी टीम का विरोध करते हुए जावेद मियांदाद को मैंने घर बुला सकते थे। वो जो है मतलब माइकल जैक्सन का विरोध करते हुए उन्हें घर पे बुला सकते थे। वो एनडीए में रहते हुए प्रतिभा पाटिल को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर सकते थे, क्योंकि उनको एक और चीज है इसमें, राजनीति उनकी मालूम था कि बीजेपी की मजबूरी है उनके साथ रहना, उनकी मजबूरी नहीं है बीजेपी के साथ रहना। वो ये भी जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि उनके जो रिश्ते थे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ, कि अगर जो कह देंगे तो मान लिया जाएगा। तो वो एक तरफ अपनी पॉलिटिक्स, उनकी बिल्कुल सीधी पॉलिटिक्स थी, उसमें उनका ये था कि तो इधर उधर की ना बात करिए, बताइए कारवां क्यों लूटा, उस शैली के नेता थे, और इसलिए वो ये कर सकते थे। और ऐसा हमेशा जन नेता करते रहे हैं, जो कमांड करते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। काशीराम जी का मैंने जिक्र किया था। काशीराम मुलायम सिंह के साथ 1993 का चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के विरोध में वो जो है लड़के जीत के आते हैं, और 1995 में बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार बनाते हैं, और 3 बार बीएसपी समर्थन में सरकार बनाती है। तो वो इधर से उधर कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका जो जनाधार है, जिस वर्ग के वो नेता है, वो अपने नेता को देखता है। वो मानता है कि हमारा नेता जो कर रहा है वो हमारे हित में कर रहा है। वो चाहे मतलब आज जो है ए कर रहा है और कल वो जेड कर रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जन नेता ही कर सकता है, ये वो नेता नहीं कर सकते जो
जोड़ तोड़ की राजनीति और तिकड़म की राजनीति करके और दिल्ली की राजनीति करके पायदान पर पहुंच करके ड्राइंग रूम की राजनीति, हाँ ड्राइंग रूम की राजनीति करके शीर्ष पहुंचते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो वाकई मासेस को कमांड करता है, जो जन भावनाओं को कमांड करता है, गांधी जी कर सकते थे। गांधी जी चौरी चौरा से अपना आंदोलन वापस खींच सकते थे क्योंकि वो कमांड करते थे। तो जेपी के अंदर वो ताकत थी। तो वो जो भी व्यक्ति, जैसा कि रविशंकर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे नेताओं की वो तादाद कम होती जा रही है आज की तारीख। मुझे लगता है करुणानिधि एक ऐसे नेता बचे होंगे जिनको माना जा सकता है। और मैं रविशंकर जी से पूछना चाहूंगा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कि क्या आज के जो नई पीढ़ी के नेता हैं, खासकर जिस पीढ़ी से रविशंकर जी आते हैं, चाहे किसी पार्टी को हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस में हो या और भी, क्या उनको इस तरह के जन नेताओं से कुछ सीखने की जरूरत है कि नहीं? रविशंकर जी, इस बात का जवाब देंगे आप? बिल्कुल दूंगा। पहली बात तो मैं अग्निहोत्री जी बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका सम्मान करता हूं। कंसीराम जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कंसीराम जी से आज के दिन बाला साहब के राजनीति की तुलना करना शायद उचित नहीं होगा। बाला साहब अगर गैर कांग्रेसवाद परंपरा के संवाहक थे, बहुत बड़े तो थे, इस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और यह समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में उन्होंने इसको बहुत मजबूती दी और देश में दी। ये सही कह रहे हैं अग्निहोत्री जी, अभिषाद जी, ये हम लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आज जो आप लोगों ने टेलीविजन कवरेज लाइव किया है, पूरे देश ने देखा है, उससे एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति के लिए सार्थक संदेश यह गया है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अगर आप जन के साथ सीधे जुड़ेंगे तो जनता आपको सम्मान देती है। अतः आप राजनीति करिए, ड्राइंग रूम में करिए, टीवी पर जाइए, अपनी बातें कहिए, संसद में जाइए, लेकिन जन के साथ आपका संवाद, जन की चिंताओं का प्रकटीकरण, यह सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, और जनता उसका सम्मान करती है। अगर यह सार्थक आज से हम संदेश लेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति को इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। रविशंकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कितना मुश्किल होता है इस तरह की सोच की शख्सियत के साथ तालमेल बिठाए रखना, गठबंधन बनाए रखना, क्योंकि यह वो शख्स है जो अपने दिल की सुनता है, जो अपने कन्विक्शंस पर चलता है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं चला करती। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। तो कितना मुश्किल होता है बनाए रखना इस तरह की सोच के व्यक्ति के साथ? देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये अगर आप में समन्वय है ना और पारस्परिक ट्रस्ट है, बीजेपी फॉर्मली शिवसेना के साथ हमारे रिश्ते बने 88-89 से, 88 से कहिए, उसके बाद से हमने सारे इलेक्शन साथ लड़े हैं ना, कई लोकसभा के हुए, कई विधानसभा के हुए, वहां सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर गए, दिल्ली में सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर गए, कौन जाने कल फिर सत्ता में आ सकते हैं। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभिषाद जी है, ये बहुत जरूरी है। हां, डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप कैसे आए, हमने कहा कैसे चलते हैं आप। अब उन्होंने साफ कहा कि प्रतिभा पाटिल जीतेंगी, महाराष्ट्र से पहली बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो रहा है, अतः आप हमारी इस संवेदनशीलता को समझिए। हमने समझा, हमने इसको कोई इशू नहीं बनाया। उन्होंने कहा प्रणव बाबू देश के अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन हमारी समझदारी में प्रणव बाबू संगमा साहब से अधिक योग्य हैं, अतः हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने अपनी बात कही, हमने उनका समर्थन किया। ये जो हमने उसको सराहा और समझने की कोशिश की, समर्थन नहीं किया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने कहा ये रिश्ते चलते कैसे हैं। इस रिश्तों को बनाना बहुत आसान है अभिषाद बाबू, चलाना बहुत कठिन है। और राजनीतिक रिश्ते जब बनते हैं तो आप जान रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति या ऐसे दल के साथ जा रहे हैं कि आपकी सारी बातें नहीं मानी जाएगी, और वो भी जानते हैं कि उनकी सारी बातें नहीं मानी जाएंगी। इसमें जो पर्सनल केमिस्ट्री, और इसमें आज मैं कहूंगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी, इन दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री बाला साहब जी के साथ बहुत रही। मैं आपको रोक रहा हूं यहां रविशंकर जी, आपने क्योंकि अटल जी और अडवाणी जी का जिक्र किया, हाल ही में एक इंटरव्यू में बाला साहब ने कहा था कि मैं बीजेपी के नेताओं की जो नई खेप है, जो नई सोच है, उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं खुद को रिलेट करता हूं अटल जी के साथ। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? ऐसा है, इसको हमें एक पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अटल जी उनके समकालीन रहे हैं, अडवाणी जी उनके समकालीन है। इन लोगों ने साथ साथ काम किया है एंटी कांग्रेस मूवमेंट 40 साल से। जैसे अभिषाद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जब एंकर रहते तो मैं आपसे कितना खुलकर बात करता हूं,
अच्छा लगता है मुझे भी, शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। अब आपके जो बिल्कुल नया एंकर आएगा, जो एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया है, शायद क्या मैं उससे उतना रिलेट कर पाऊंगा क्या? ये केमिस्ट्री जो इंडिविजुअल होती है, ये सडनली नहीं बनती है। और वो जो उन्होंने कहा कि मैं रिलेट करता हूं अटल जी अडवाणी जी के साथ या अटल जी के साथ, तो ये उस सहभागिता का परिणाम था जो यात्रा 40 साल चली है गैर कांग्रेसवाद की। ये समझना बहुत जरूरी है। हां, और इस रिश्ते को बनाने में वक्त भी लगता है, ये ओवरनाइट नहीं बनता है। आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, समन्वय बनाना पड़ता है। अच्छा है, आज मुझे अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की समकालीन राजनीति में आप इन विषयों पर आज के दिन उनको संवेदना के रूप में ही सही खुलकर चर्चा कर रहे हैं। इससे कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। अनिल, आपसे मैं यहां जानना चाहता हूं, क्या ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है कि बाला साहब ठाकरे ने सामना का इस्तेमाल किया एक अहम राजनीतिक हथियार के तौर पर, मगर मीडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से नरम गरम रहे? क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता। एक तो पहली बात यह है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू था तब जो हमारे सब नेता है, लोकमान्य तिलक है या गांधी जी है, वो गांधी जी का यंग इंडिया था, ये था, तो तिलक का केसरी था, तो बाला साहब ने जो मीडिया की ताकत है वो सही टाइम पे पहचान ली और उसका इस्तेमाल किया। जब उनको जरूरत पड़ी कि एक डेली चाहिए, दैनिक चाहिए, तो उन्होंने सामना शुरू किया। और जब ऐसा है, मुझे अभी भी लगता है कि जो मीडिया ने उनके ऊपर टीका की, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया, वो उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि आप अगर देखो तो अगर आप 2 दिन में देखो तो हर न्यूज़ चैनल पे उनके जो एडिटर है, बाकी जो ब्यूरो चीफ है, ये है, उन्होंने सभी लोगों ने उनके साथ इंटरव्यू किया है, सभी लोगों ने उनके साथ बातचीत की है, सभी जर्नलिस्ट के उनके साथ अच्छे रिलेशन है। तो मुझे लगता है कई बार जैसा होता है कि आपको थोड़ा सी डांट देनी चाहिए या सिर्फ आपको ये सिग्नल देना चाहिए कि मैं खपा हूं, बस उतना उन्होंने किया। विनोद जी, जो अक्सर भय, डर जैसे पहलू बाला साहब ठाकरे की शख्सियत से जोड़ के देखे जाते रहे, क्या आपको लगता है कि इसे बनाने में कुछ हद तक उनके आसपास के लोगों का था? क्योंकि जैसे लगातार, अब सीधी बात में भी जब भी उनसे सवाल किए गए, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं आज तमाम चैनल्स के उनके इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। जैसे रविशंकर कह रहे थे कि उन्होंने नो कमेंट्स कभी नहीं कहा। तो क्या ये जो एक छवि थी, इसमें किसका है योगदान बनाने का? देखिए, छवि निर्माण जो है किसी भी नेता का, उसके समर्थक और उसके कार्यकर्ता करते हैं, और वो छवि लार्जर देन लाइफ इसलिए बनाई जाती है कि नेता की एक नैतिक स्वीकृति, उसकी एक महत्ता, उसकी एक सत्ता लोगों के बीच में स्थापित हो। तो ये पूरा एक छवि निर्माण होता है। और आप देखिए, मुंबई में जो शिवसेना का जब राइज हुआ तो उसमें एक तरफ राजनीति थी, दूसरी तरफ मुंबई में जो माफिया था, माफिया के साथ भी एक टकराव था, और खास करके जो उसमें तो वो एक छवि जो है, एक दबदबे वाली छवि बनाना जरूरी था। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो मीडिया को लेकर के जो आरोप लगता है, मुझे लगता है वो सिर्फ बाला साहब तक सीमित नहीं है। निश्चित रूप से शिव सैनिकों ने कई बार मीडिया पर हमला किया, जिसका उन्होंने कभी निषेध नहीं किया, लेकिन इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मीडिया जब कभी किसी के खिलाफ आलोचना करता है तो भारत में इन दिनों सहिष्णुता की कमी हो गई है। इस पर सभी राजनीतिक हम लगातार देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जोशी आपका, विनोद जी आपका, और रविशंकर प्रसाद आपका भी इस चर्चा में शरीक होने के लिए।